नमस्ते दोस्तों, आज हम इस लेक्चर में डेली करंट अफेयर्स सीरीज से 23 और 24 मई 2024 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, जिसमें हम यहाँ लिखे गए टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको एक टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आपको डेली पीडीएफ मिलते रहेंगे। आपको ये भी बता दूं कि आपको इस वीडियो के एंड तक बने रहना है, क्योंकि एंड में हम इन टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले, और एमसीक्यूज को सॉल्व करना, उसकी प्रैक्टिस करना कितना ज़रूरी है ये आप लोग तो बेहतर जानते हैं। आजकल के एग्जाम पैटर्न्स को देखिए, एमसीक्यूज कितने सारे आते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए और अपने आंसर जो भी आपको सही लगते हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए। चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करें। 3 और 24 में 2024 की जो हमें पहली न्यूज़ देखने मिल रही है वो है प्रोजेक्ट उद्भव को लेके। अब ये प्रोजेक्ट उद्भव कौन सा प्रोजेक्ट है ये बताने से पहले आपको ये बता दूं कि ये आपको किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये प्योरली करंट इवेंट से रिलेटेड न्यूज़ है। आर्मी चीफ जो हमारे जनरल मनोज पांडे हैं, उन्होंने प्रोजेक्ट उद्भव के बारे में बात की एक कॉन्फ्रेंस में, जिसका नाम था कॉन्फ्रेंस का हिस्टोरिकल पैटर्न्स इन इंडियन स्ट्रेटेजिक कल्चर। अब ये रिसेंटली हुआ था और यहाँ पे प्रोजेक्ट उद्भव की बात आ गई, इसलिए प्रोजेक्ट उद्भव जो है ये न्यूज़ में आ गया। और प्रोजेक्ट उद्भव पे तो क्वेश्चन आने के चांस बिल्कुल है और 100% क्वेश्चन आ सकते हैं इस पर। तो उद्भव का अगर मीनिंग करें तो उद्भव यानी ओरिजिन या फिर जेनेसिस, यानी वहाँ वो चीज़ कहाँ से आई है, उसका ओरिजिन कहाँ से, उसको कहते हैं उद्भव। यानी उसका उद्भव कहाँ से हुआ, यानी वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, उसको उद्भव कहा जाता है। यानी हम कहेंगे कि हमारे जो पुराने स्क्रिप्चर्स है, पुराने जो साहित्य, पुराने जो ग्रंथ है, पुरानी जो राइटिंग्स है हमारे देश की, पुरानी यानी आप समझ जाइएगा कि विंटेज या एंशियंट कहिए, जो सेंचुरीज से चलिए पास्ट में लिखी गई है, उसमें काफ़ी सारा नॉलेज मिल रहा है जो कि आज हमारे मिलिट्री स्ट्रेटजीज में यूज़ हो सकता है। आप तो जानते हैं कि हमारे देश में एंशियंट टाइम पे वॉर्स होते थे और उसमें काफ़ी सारी अलग अलग स्ट्रेटजीज बनाई जाती थी। ये स्ट्रेटजीज का यूज़ हम कर सकते हैं आज भी हमारे मिलिट्री में, ये यहाँ पे कहा जाता है प्रोजेक्ट उद्भव के चलते। ऑब्जेक्टिव प्रोजेक्ट का वही है कि जो एंशियंट विजडम था, जो भी एंशियंट नॉलेज था, जो भी एंशियंट तरीके थे, मिलिट्री प्रैक्टिसेस थी, या फिर हम कहेंगे कि यूनिक और होलिस्टिक अप्रोच हम बनाना चाहते हैं, हम इसे अप्लाई करना चाहते हैं मॉडर्न सिक्योरिटी चैलेंजेस पे, और ये चैलेंजेस इससे पूरे हो सकते हैं, ये पता चल रहा है। एक विजनरी इनिशिएटिव है ये इंडियन आर्मी का, जिससे इंटीग्रेट किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है पुराने विजडम को आज के मिलिट्री पेडागॉगी के साथ, यानी आज के मिलिट्री स्ट्रेटजीज़ के साथ ये जोड़ा जा सकता है। प्रोजेक्ट उद्भव की बात करें तो इससे हमें इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी हमारे एंशियंट नॉलेज सिस्टम की और फिलोसॉफीज़ की, जिसका एम यही था कि हम कहेंगे कि जिसका एम है प्रोजेक्ट उद्भव का कि हमें कनेक्ट करना है, उसका रेलेवेंस जानना है, उसका एप्लीकेबिलिटी देखना है, क्या हो सकती है मॉडर्न डे में, क्या स्ट्रेटेजीज काम आ सकती है। जैसे लिटरेचर की बात करें तो चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है, इसमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स दी हुई, अलायंसेस कैसे बनाने चाहिए, डिप्लोमेसी क्या रहनी चाहिए, अलाइन कैसे होना चाहिए मिलिट्री, मॉडर्न मिलिट्री प्रैक्टिस में ये चीज़ें कैसे हम डाल सकते हैं, ये अर्थशास्त्र को पढ़ के जान के हम वो चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं जो उस टाइम पे चाणक्य ने लगाई थी। जैसे कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन कैसे बनाना चाहिए, हमारे जो भी आजू बाजू के देश, आजू बाजू के जो भी कंट्रीज़ है उनके साथ हम कोऑपरेशन कैसे बना सकते हैं, सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन कैसे हो सकता है, यानी हम इजीली किस तरह से अपने आप को पावरफुल बना सकते हैं। और चाणक्य की जो टीचिंग्स है स्टेट क्राफ्ट पे कि स्टेट कैसा चलता है, या वॉरफेयर पे कि वॉर कैसे लड़े जाते हैं, ये पूरे वर्ल्ड में पढ़े जा रहे हैं, तो हमें भी पढ़ के इसको अप्लाई करने की कोशिश करना होगा। वैसे ही एक विजडम की बात करें तो थिरुकुरल करके है, ये क्लासिकल तमिल टेक्स्ट है जो कि थिरुवल्लुवर ने लिखी है। एक तमिल फिलोसोफर थे ये, इन्होंने एथिकल कंडक्ट बताया है, कितने मॉरल आप रह सकते हैं, क्या नैतिकता रहती है वॉरफेयर में भी इवन, यानी ये चीज़ें भी हम आज के मिलिट्री कोड्स में डाल सकते हैं, एथिक्स में, कि किस तरह से हम जस्ट वॉर लड़ सकते हैं, एक न्याय के साथ युद्ध लड़ सकते हैं, किसी के साथ अन्याय ना हो, तो जिनेवा कन्वेंशन ने जैसा कहा है वो चीज़ें भी यहाँ पे फॉलो हो सकती है। अगर हम बात करें एंशियंट टेक्स्ट के अलावा और भी, तो मिलिट्री कैंपेन्स जो हमारे लीडर्स ने चलाए वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके मिलिट्री कैंपेन से भी हम सीख सकते हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने या चोलाज ने किस तरह से एक्सपांड किया इन्फ्लुएंस अपना, और उनके टाइम पे वो कितने आगे बढ़े, उनके क्या स्ट्रैटेजीज थी, ये भी हम यहाँ पे स्टडी करके उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। इतना ही नहीं तो कुछ एग्जाम्पल है अहोम किंगडम के भी, जो कि जिसने 600 साल रूल करके दिखाया मुगल्स को रिपीटेडली हरा के, इनसे भी हम काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। और नेवल बैटल हुआ था सरायघाट का जो लड़ाई थी ये 1671 में लड़ी थी, और लचित
बोरफुकन जो है उन्होंने ये लड़ाई को लीड किया था। तो हम कहेंगे कि ये काफ़ी बड़ा एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से क्लेवर डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन हो सकते हैं, किस तरह से हम किसी के साथ बातचीत कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर लड़ सकते हैं, है ना, दिमाग से हम कैसे लड़ सकते हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस पे हम कैसे फोकस हो सकते हैं, और हमारे जो भी हम कहेंगे कि एक्सप्लॉइटिंग द स्ट्रेटेजिक वीकनेस ऑफ द मुगल, है ना, मुगल जी के जो भी वीकनेस थे उसको किस तरह से इन्होंने पकड़ के किस तरह से उनको हराने की एक शुरुआत की, ये सब भी चीज़ें हमें यहाँ पता चलती है। तो प्रोजेक्ट उद्भव जो होता है उसका एम यही है कि जो एंशिएंट विजडम है उसको मॉडर्न मिलिट्री पेडागॉजी में डालना, और आपको ये भी बता दूं कि जो भी रिसर्च है, जो भी वर्कशॉप या लीडरशिप सेमिनार है वो लेते जाना, और इससे हमारा जो देश है काफ़ी आगे बढ़ सकता है। काफ़ी सारे अंडर एक्सप्लोर्ड थॉट्स है, जो थियोरीज़ है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग से रिलेटेड, स्टेट क्राफ्ट से रिलेटेड, वॉरफेयर से रिलेटेड, वो भी हमें अच्छे से पता चलने लगेगी। तो हम कहेंगे कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे हमारे इंडियन जो हमारे आर्मी चीफ है जनरल मनोज पांडे, उन्होंने बताया। तो प्रोजेक्ट ये उद्भव जो है इसका जो सोर्स था इस न्यूज़ का वो था PIB, दैट इज़ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। अगली जो न्यूज़ हमें देखने मिलती है वो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या आपने कभी ये नाम सुना है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया? यानी ये रिलेटेड टू कंपटीशन है। जी हाँ, बिल्कुल बराबर सुन रहे हैं। इसका सिलेबस करंट इवेंट में जाएगा। 15 फाउंडेशन डे था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का, यानी लगभग अगर बात की जाए तो इसको सेलिब्रेट किया गया था न्यू दिल्ली में। कमीशन को बनाया गया था 14 अक्टूबर 2003 में, और ये फुल्ली फंक्शनल हो गई 2009 से। धनेंद्र कुमार जो होते हैं ये इसके पहले चेयरमैन थे। तो CCI जो होता है इसके बारे में हमें पढ़ना होगा। तो CCI के लिए हम कहेंगे CCI एक्ट बनाया गया था, कॉम्पिटिशन एक्ट बनाया गया था, और हम कहेंगे कि ये फोर्स में आया था 20 मई 2009 को, और जून 1 2011 को। हम कहेंगे 2 आए थे, एक्ट रिलेटिंग टू एंटी ट्रस्ट एनफोर्समेंट और रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस, ये 2 आए थे इन 2 डेट्स पे। तो ये सब क्या है ये अभी आपको पता चल जाएगा जब आप कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ोगे और उसकी एक्टिविटीज़ पढ़ोगे कि वो क्या क्या काम करता है। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जैसे कि नाम है, ये एक चीफ नेशनल कॉम्पिटिशन रेगुलेटर इंडिया में, यानी हम कहेंगे जो भी कॉम्पिटिशन चलती है उसको ये कहीं ना कहीं रेगुलेट करता है, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि स्टैट्यूटरी बॉडी उसको कहते हैं जिसको बनाने के लिए कोई एक्ट पास किया गया हो। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंडर काम करता है, और जो एक्ट इसको बनाने के लिए बनाया गया था वो है कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। आपको ये भी बता दूं कि इसको बनाने के लिए रिकमेंडेशन जिस कमेटी ने दिए थे उस कमेटी का नाम है राघवन कमेटी, अच्छे से याद रखिएगा। और द मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969, जिसको MRTP एक्ट कहा जाता है, इसको रिपील कर दिया गया और उसके जगह कॉम्पिटिशन एक्ट लाया गया 2002 में। अब आप सोच रहे होंगे ये कॉम्पिटिशन किस चीज़ की है, तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, आपको पता चलेगा कि ये कॉम्पिटिशन किस चीज़ की है जो ये रेगुलेट कर रहा है। कमीशन में चेयरपर्सन होते हैं और इसमें 6 मेंबर्स से ज़्यादा मेंबर्स नहीं रह सकते, मैक्सिमम 6 मेंबर्स रह सकते हैं, और इसको अपॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। कॉजी जुडिशियल बॉडी है। कॉजी जुडिशियल इसलिए क्योंकि ये भी कुछ मैटर्स में जुडिशियरी की तरफ फैसले सुना सकते हैं, बट हर मैटर में नहीं, इसलिए कॉजी है। अब हम आते हैं आगे, तो फंक्शंस एंड एक्टिविटीज़ इसकी क्या है अब आपको पता चलेगा। सबसे पहला है एंटी ट्रस्ट रेगुलेशन। CCI जो होता है एक फेयर कॉम्पिटिशन आने देता है, यानी कॉम्पिटिशन रहेगी, एक फेयर कॉम्पिटिशन रहेगी, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस नहीं रहेगी, कार्टेल्स की तरह अब्यूज़ नहीं होगा, डोमिनेंट पोजीशन, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स इस तरह से नहीं बनाए जाएंगे। अगर 2 कंपनीज व्यापार कर रही है तो दोनों को व्यापार करने का मौका दिया जाएगा, एक दूसरे से compete करने का मौका दिया जाएगा। ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रेड का मौका दिया जाएगा। यही है यहाँ पे कंपटीशन जो कंपनीज के बीच में चल रही है, तो सबको एक दूसरे के बीच में कंपटीशन करने का मौका दिया जाएगा, एक फेयर कंपटीशन होगी। कंपटीशन नहीं होगी तो आप सोचिए कि किसी एक की डोमिनेंट पोजीशन हो जाएगी और वो जैसा बोल रहा है उसी रास्ते उसी तरीके से हमको चलना होगा, वो जो प्रोडक्ट हमें देगा वही हमें खरीदना होगा, वो जो रेट लगाएगा वही रेट में खरीदना होगा। तो इसलिए कंपटीशन ज़रूरी है ताकि नई नई चीज़ें भी आपको मिल सके। दूसरा रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, वो मर्जर्स रिव्यू करता है। जैसे 2 कंपनीज एक में आके मिल गई तो वो रिव्यू करता है कि ये बराबर था। अगर कोई कंपनी किसी को एक्वायर कर लेती है, एक्विजिशन होता है, तब भी वो रिव्यू करता है। या फिर बाकी कॉम्बिनेशंस जो होते हैं उसका इम्पैक्ट क्या होगा कंपटीशन पे, ये भी यहाँ रिव्यू किया जाता है। जैसे ये दोनों एक हो गए तो कहीं ये तो पीछे नहीं छूट जाएगा। तो ये सब के बीच में कंपटीशन एक जैसी अच्छे से बनी रहनी चाहिए। और कंपटीशन इकोनॉमिक्स की यहाँ बात की जाती है। CCI एनालाइजेस मार्केट डायनामिक्स, मार्केट कैसा है, कंपटीशन कितनी रहना चाहिए, ये भी यहाँ देखा जाता है। एडवोकेसी की बात करें तो ये अवेयरनेस जो है वो बढ़ाता है, कंपटीशन अवेयरनेस, और एजुकेट करता है स्टेक होल्डर्स यानी जो भी लोग इन कंपनी से जुड़े हैं उनको एजुकेट करता है कि किस तरह से आप कॉम्पीट कर सकते हो, किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हो।
इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी इसको मिलता है, काफ़ी सारे ग्लोबल कॉम्पिटिशन अथॉरिटीज़ इसके साथ काम कर रही है, और एंटी प्रॉफिटरिंग भी यहाँ पे होता है। यह इन्वेस्टिगेट करता है केस जिसमें अनड्यू प्रॉफिटरिंग कर रहे बिजनेस, यानी फालतू का ज़्यादा के प्रॉफिट कमाने की जो कोशिशें चल रही है, इसके ऊपर भी ये नज़र रखता है दूसरों को डुबाने के लिए। तो कंपटीशन के ऊपर कड़ी नज़र रखे रहता है, इसको कहा जाता है कंपटीशन जो कमीशन है इंडिया का वो। और इसका जो सोर्स था इस न्यूज़ का वो था द इंडियन एक्सप्रेस। अब अगली न्यूज़ की ओर चलते हैं, और अगली न्यूज़ है अरब लीग को लेके। और अरब लीग को लेके जो न्यूज़ है इसका सिलेबस करंट इवेंट में जाता है, और इंटरनेशनल रिलेशन भी इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। अरब लीग जो होती है, उन्होंने जो डिसीजन नॉर्वे ने लिया था, या आयरलैंड ने लिया था और स्पेन ने लिया था, उसको वेलकम किया। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात कही है नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने। इन्होंने ये कहा है कि पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, पैलेस्टीन जो है इसको कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। बैकग्राउंड ये है कि अरब लीग जो है ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अरब के स्टेट्स आते हैं, जो मिडल ईस्ट में आपको देखने मिलते हैं वर्ल्ड में। इसमें काफ़ी सारे स्टेट या काफ़ी सारे देश है जो अफ्रीका के हैं। हम कहेंगे ये बनाई गई थी कैरो में, कैरो नाम का जो देश है, जगह है वहाँ पे, और 22 मार्च 1945 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ये पैन अरबिज़म है, यानी अरब के लिए ये काम करता है, अरब रीजन के लिए, अरब देशों के लिए काम करता है। अरब लीग के बारे में और इन्फॉर्मेशन अगर लेनी है तो आपको ये बता दूं कि इसको पहले लीग ऑफ अरब स्टेट्स कहा जाता था, बाद में इसका नाम अरब लीग कर दिया गया। ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक रीजन में काम करती है, अरब नाम के रीजन में काम करती है। अरब लीग को कैरो में बनाया गया था 22 मार्च 1945 को। इनिशियली इसमें 6 मेंबर्स थे, और उनके नाम है इजिप्ट, इराक, ट्रांस जॉर्डन जिसको आज जॉर्डन कहा जाता है, लेबनन, सऊदी अरेबिया, सीरिया। यमन ने इसको बाद में ज्वाइन किया 5 मई 1945 को। करंटली लीग में 22 मेंबर्स है। हर मेंबर की अगर बात करें तो इनके पास एक वोट होता है, एक लीग काउंसिल में इनका एक काउंसिल होता है जिसमें ये लोग बैठ के वोट करते हैं कि आगे हमको क्या करना है, वो डिसीजंस लेते हैं। और ये जो डिसीजंस लेते हैं ये बाइंडिंग होते हैं सिर्फ उन स्टेट्स पे जो उनके लिए वोट किए हैं, बाकी लोगों के लिए ये बाइंडिंग नहीं होती जिन्होंने वोट नहीं किया है। तो डिसीजन जो होगा वो फॉलो तो सबको करना होगा, बट बाइंडिंग सब पे नहीं होगा। जिसने उस डिसीजन के तरफ से वोट किया था उन्हीं के लिए बाइंडिंग होगा। लीग का मेन गोल है कि हम सबको अच्छे रिलेशन बनाना है, हम सबको यानी उन सब देशों को मिलके अच्छे रिलेशन बनाना है, अरब के देशों को कोऑर्डिनेट करना है, कोलैबोरेशन बनाना है, हमको अपना इंडिपेंडेंस सेफगार्ड करना है, कोई आके हम पे कहीं रूल ना कर ले, हमारी सोवरेनिटी ख़राब ना कर दे हमारे बीच में, यानी हम सोवरेनिटी हम कहेंगे यानी कोई बीच बीच में इंटरफियर ना करे। ये सब चीज़ें हमें कहीं ना कहीं बना के रखनी होगी। ये अरब लीग जो है इसका एक तरह से हम कहेंगे कि मेन गोल है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर अरब लीग की हम लेते हैं तो हमें पता चलता है 1964 में ऑब्जेक्शंस लिए गए थे जॉर्डन से, लीग ने उसके बाद भी ग्रांट कर दिया था पीएलओ, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसको ये एक ऑब्जर्वर स्टेटस दिया था, यानी पैलेस्टीनियन जो है उनके उसमें रिप्रेजेंटेटिव थे तो उनको भी ऑब्जर्वर का स्टेटस दिया था कि आप हमारे लीग को ऑब्जर्व कर सकते हैं, आपको लगता है तो आप आगे ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो दिस वाज अपग्रेडेड टू फुल मेंबरशिप 1976 में, बाद में इसको पूरी मेंबरशिप भी दे दी गई थी। तो कहीं ना कहीं जॉर्डन ने इसको ऑब्जेक्शन भी लिया था, फिर भी ये हुआ। उसके बाद आप देखोगे कि इजिप्ट जो होता है उन्होंने एक पीस ट्रीटी साइन की थी इसराइल के साथ 26 मार्च 1979 को। बाकी मेंबर जो थे अरब लीग के उन्होंने वोट किया था टू सस्पेंड इजिप्ट्स मेंबरशिप। इजिप्ट ने जो पीस ट्रीटी इजराइल के साथ साइन की थी, यानी इनका कहना हमारा जो दुश्मन देश है उसके साथ आप ये पीस ट्रीटी साइन कर रहे हो, शांति वाला समझौता कर रहे हो, तो ये ठीक नहीं होगा। और इसीलिए उन्होंने कहा था कि इजिप्ट की जो मेंबरशिप है उसे सस्पेंड कर देना चाहिए एंड टू ट्रांसफर लीग्स हेडक्वार्टर फ्रॉम कैरो से ट्यूनिस में लाना चाहिए, ये उनके डिमांड थे। इजिप्ट जो है वॉज रीइंस्टेटेड एज अ मेंबर ऑफ द अरब लीग 1989 में, फिर इसको मेंबर बना दिया गया और लीग का हेडक्वार्टर फिर से कैरो में रख दिया गया 1990 से। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ लीग में हुई है। लीग जो है अरब लीग वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है पैलेस्टीन का, इजराइल के अपोज में चलती है। तो कहीं ना कहीं ये देशों ने जब ऐसा कहा कि पैलेस्टीन स्टेट को रिकॉग्नाइज करना चाहिए तो इसी चीज़ का वेलकम अरब लीग ने कहा। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात बोली। और ये जो न्यूज़ थी इसका करंट अफेयर जो थी इसका सोर्स था द हिंदू। चलिए अगले न्यूज़ की ओर चलते हैं और अगली न्यूज़ है अबाउट बाल्टिक सी। बाल्टिक सी की बात करें तो इसका सिलेबस तो आप जानते हैं ज्योग्राफी में ही जाएगा, क्योंकि एक सी की बात की जा रही है, बाल्टिक सी की बात की जा रही है। अब हुआ क्या है, रशिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने प्रपोज किया है कि रिवाइज किया जाएगा रशिया की मैरीटाइम बाउंड्री, यानी रशिया की पानी वाली बाउंड्री कौन सी, इसको रिवाइज किया जाएगा। ईस्टर्न बाल्टिक सी जो है वॉज डिलीटेड, तो हम कहेंगे इन द ईस्टर्न बाल्टिक सी जो रहेगा ये डिलीट कर दिया जाएगा वेडनेसडे में फ्रॉम ऑफिशियल पोर्टल से, इसको डिलीट कर दिया जाएगा हमारे
आफ्टर क्रिएटिंग कन्फ्यूजन कंसर्निंग अबाउट नाटो मेंबर्स सच एज फिनलैंड, स्वीडन, लुथियानिया या फिर हम कहेंगे एस्टोनिया, ये पूरे जो देश थे इनके अंदर काफ़ी सारा कन्फ्यूजन था कि वो किसके पास आती है, क्या ये मैरीटाइम बॉर्डर जो है ये रशिया की है या किसकी है, ये समझ नहीं आ रहा था। ये देखिए, ये बाल्टिक सी है, ये जो बाल्टिक सी, इसमें आपको रशिया जो है ये आसपास दिख नहीं रहा है, पर यहाँ पे आपको दिखता है, ये देखो यहाँ पे रशिया। तो ये बाल्टिक सी में उनका कितना एरिया ये देखना था, बाकी सब लोगों को टेंशन था इन सबको, क्योंकि ये तो एकदम यहाँ पे, और रशिया अब क्या कहता है ये यहाँ देखा जाता है। तो फिनलैंड एंड बाल्टिक सी जो है ये सब के सब मेंबर्स है यूरोपियन यूनियन के और नाटो के। नाटो जो होता है वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कहीं ना कहीं जब कोल्ड वॉर और ये सब चले थे उसी टाइम पे ये सब बने थे, ताकि अटलांटिक वाले जो भी देश है उनके बीच में सब ऑर्गेनाइजेशन बना के एक साथ रह सके, और कहीं ना कहीं एक मिलिट्री हम कहेंगे अलायंस है जो कि अपनी बॉर्डर डिफेंड कर रहे हैं उसमें रहने वाले देश। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखोगे तो बाल्टिक सी न्यूज़ में रहा तो उसके बारे में पढ़ना होगा। बाल्टिक सी जो है ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन का एक आर्म है, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन का ही एक आसपास पार्ट है, जो कि नॉर्थवर्ड में जाओगे तो हम कहेंगे लैटिट्यूड में आप जाओगे, नॉर्थवर्ड फ्रॉम द लैटिट्यूड ऑफ द सदर्न डेनमार्क ऑलमोस्ट और टू द आर्कटिक सर्कल, ये सेपरेट करता है स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला को फ्रॉम रेस्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल यूरोप से। अगर यहाँ पे देखा गया तो काफ़ी सारी चीज़ें ये जो है ये अलग करता है ऐसे अलग अलग देशों को, ये हमको यहाँ पे देखने मिलता है। बाल्टिक सी इनके बीच में एक तरह से बना हुआ है। दूसरी बात है कि बाल्टिक सी में क्या क्या है। बाल्टिक सी के आसपास डेनमार्क है, एस्टोनिया है, फिनलैंड है, जर्मनी है, लातविया है, ल्यूथियानिया है, पोलैंड है, रशिया है, स्वीडन है, नॉर्थ एंड सेंट्रल यूरोपियन प्लेन है। ये पूरे देश जो मैंने बताया वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूरे देश यहाँ पे है, और ये अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि इट इज़ शेल्फ सी, एक तरह से ये शेल्फ सी है, मार्जिनल सी है, छोटी मोटी ये एक समुंदर है अटलांटिक ओशन का, और यहाँ पे काफ़ी लिमिटेड वाटर एक्सचेंज होता है बिटवीन द टू, मेकिंग इट इनलैंड सी, है ना। तो ये कहीं ना कहीं इसका जो पानी है वो ज़्यादातर एक तरह से हम कहेंगे कि ये अटलांटिक ओशन में तो जाता नहीं है ज़्यादातर, इसलिए ये एक इनलैंड सी ही मानी जाती है। बाल्टिक सी जो होती है ये कहाँ से जाती है तो डैनिश स्ट्रेट से जाती है इनटू कैटेगैट बाय वे ऑफ ऑरेसेंड करके है, ग्रेट बेल्ट है, लिटिल बेल्ट है। तो हम कहेंगे यहाँ से पूरा ये ड्रेन होता है, यहाँ से ये बाहर होता है, ये देखिए कैटेगैट करके है। तो हम कहेंगे कि एक तरह से ये पूरे जो नाम है ये आपको थोड़े से याद रखना ज़रूरी हो जाता है। मैं जानता हूँ थोड़े से डिफिकल्ट है, बट याद रखना ज़रूरी है। आप इसको मैप में अपने मार्क कीजिएगा, अभी मैप बुक ओपन कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको अच्छे से देखिए जो मैंने बताया। इसमें गल्फ ऑफ बोथनिया आता है, डिवाइडेड इनटू बोथनियन बैंड, बोथनियन सी, गल्फ ऑफ बोथनिया, यहाँ पे आपको गल्फ ऑफ बोथनिया देखने मिलता है। उसके अलावा आपको गल्फ ऑफ फिनलैंड भी देखने मिलता है, और गल्फ ऑफ रीगा और बे ऑफ डांस भी देखने मिलता है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे हर चीज़ नहीं भी दिखी तो आपको कहीं ना कहीं आपको ये पूरी चीज़ें मैप पे ढूंढ के मार्क करने, ये आपको मैं कुछ वर्क दे रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे मैंने जानबूझ के अभी आपको ये बता नहीं रहा हूँ, फिर भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे रिक्सेन आपको देखने मिलता है, यहाँ पे आपको गल्फ ऑफ फिनलैंड देखने मिलता है, गल्फ ऑफ रीगा देखने मिल रहा है। तो अभी आपको मैंने बता दिया, कुछ मैंने आइडिया दे दी, बट आपको ये सब चीज़ें खुद से देखने की आदत डालना पड़ेगा, तभी तो आप अच्छे मार्क्स यहाँ पे स्कोर करेंगे, आपको सब याद हो जाएगा। चलो तो आगे बढ़ते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि बाल्टिक स्टेट जो है या बाल्टिक कंट्रीज जो है ये एक जियोपॉलिटिकल टर्म है जो कुछ देशों के लिए यूज़ होती है, जैसे इसमें एस्टोनिया, लातविया और लुथियानिया आते हैं बाल्टिक स्टेट्स में या बाल्टिक कंट्रीज़ में। ये जितने भी 3 कंट्रीज़ है ये नाटो के मेंबर है, यूरोपियन यूनियन के भी मेंबर है, यूरो जोन के भी मेंबर है और OECD के भी मेंबर है। द 3 सोवरेन स्टेट्स जिनकी अभी अपने बात की है उनको बाल्टिक नेशंस कहा जाता है या फिर बाल्टिक स्टेट्स भी कहा जाता है। अच्छे से याद रखना है। आपके लिए सवाल है कि इसको बाल्टिक स्टेट्स क्यों कहा जाता है, बाल्टिक नेशन क्यों कहा जाता है। ओके, तो ये जो भी न्यूज़ थी इसमें जो इन्फॉर्मेशन ली गई ये विकिपीडिया से हमने ली थी। आगे चलते हैं और आगे का जो न्यूज़ है वो है CRZ को लेके, दैट इज़ कोस्टल रेगुलेशन जोन को लेके। इसका सिलेबस जो है वो GS 3 में जाता है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो जो NGT है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो केसेस है उसको सॉल्व करता है, एक ऐसा ट्रिब्यूनल है जिसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहा जाता है। उन्होंने ऑर्डर किया चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी को कि वो अप्रूवल लाए फ्रॉम तमिलनाडु स्टेट कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी से बिफोर कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी इन सिटीज़ बीचेस। तो सिटी के बीच में जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो वो करने के पहले डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, बट आप अप्रूवल लाइए पहले तमिलनाडु स्टेट कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी से। तो क्लीनिंग
कर रहे हो, रिमूविंग इंक्रोचमेंट्स ये कर रहे हो, ये ठीक है, बट इसके अलावा जो भी आप एक्टिविटीज़ कर रहे हो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, तो आपके पास एक तरह से अप्रूवल होना चाहिए, ऐसा कहना है। बैकग्राउंड ये है कि एज अ पार्ट ऑफ इट्स 100 करोड़ चेन्नई शोरलाइन री नरिशमेंट एंड रिवाइटलाइजेशन प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है। CMDA यानी चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो उन्होंने प्लान किया है कि कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट यहाँ किया जाएगा। उसी के अलावा कहाँ किया जाएगा, तो काशीमेडू में, तिरुवट्टियूर में और इंजामबक्कम में, अक्कराई, ये स्ट्रेचेस जो है यहाँ पे किया जाएगा। और यहाँ क्या क्या बनाया जाएगा, तो यहाँ पे बिल्डिंग्स बनाई जाएगी, साइकिल ट्रैक बनाया जाएगा, फूड कोर्ट बनाए जाएंगे, लैंडस्केप बनाए जाएंगे, ओपन एयर थिएटर बनाए जाएंगे, ओपन पार्किंग बनाई जाएंगी, पेडेस्ट्रियन वॉकवे बनाए जाएंगे लोगों को चलने के लिए, प्ले एरिया बनाए जाएंगे, कोस्टल रेगुलेशन जोन CRZ सेकेंड एरियाज़ में। ये सब एक्टिविटीज़ वहाँ पे जबकि प्रोहिबिटेड है तब भी ये सब बनाए जाएंगे, इसलिए कहा कि पहले अप्रूवल लेके आइए आप। की टेक अवेज अगर देखे गए तो CRZ न्यूज़ में आ गया, तो CRZ क्या है बता देता हूँ। कोस्टल यानी पानी के किनारे से रिलेटेड, यानी समुंदर के किनारे से रिलेटेड, जिसको हम कोस्टल कहते हैं। तो कोस्टल रेगुलेशन जोन जो होता है एक प्रोटेक्टिव जोन है जो इंडिया के कोस्ट लाइन पर बना है, और इसको इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया है ताकि प्रिजर्व कर सके हमारे कोस्टल एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम को, वो खराब ना हो जाए ह्यूमन एक्टिविटी से, इसलिए ये बनाया गया था। तो रेगुलेशंस बनाए गए, यानी कुछ नियम बनाए गए थे कि आप कोस्ट पे क्या क्या कर सकते हो। तो CRZ जो होता है पहली बार नोटिफाई किया गया था अंडर सेक्शन 3 ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, तो इन फरवरी 1991। कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2019 का जो है वो ये है कि कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन तो होगा ही कोस्टल एनवायरनमेंट का। 2019 का नोटिफिकेशन ऑल्सो लीड्स टू एनहांस एक्टिविटीज़ इन कोस्टल रीजन। वहाँ ये भी कहा गया था कि वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ अलाउ करेंगे, ऐसा नोटिफिकेशन दिया था। इकोनॉमिक ग्रोथ करना होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी लोगों की अच्छी होगी, इसलिए हम कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे। बट ये भी सोचिए कि ऐसे अगर नोटिफिकेशन आते हैं तो इससे हमारा एनवायरनमेंट कितने खतरे में आ सकता है। अब यहाँ पे एक साइलेंट फीचर्स बता देता हूँ इस नोटिफिकेशन के। CRZ1 जो है, CRZ1 है, CRZ2 है, CRZ3 है, ऐसे 3 जोन्स यहाँ पे है। उसके अलावा CRZ4 है, यानी 4 जोन्स की अगर बात करें तो 4 जोन्स में कहीं ना कहीं इसको बांटा हुआ है हमारे कोस्ट को। तो यहाँ पे हम आते हैं तो CRZ1 में CRZ1A भी है, यहाँ पे एनवायरमेंटली मोस्ट क्रिटिकल एरिया माना जाता है ये। CRZ1B जो है इसमें इंटरटाइडल जोन माना जाता है, जहाँ पे लो टाइड और हाई टाइड होते रहती हैं। CRZ2 जो होता है इसमें डेवलप्ड लैंड एरियाज़ होते हैं, अच्छी लैंड होती है, और ये शोरलाइन के बहुत पास में होता है, विद इन द एग्जिस्टिंग म्यूनिसिपल लिमिट में भी आता है। ये एकदम पास में है, हम कहेंगे पानी के, और ये कोस्ट लाइन के पास में है, ये है समुंदर किनारे के पास में। तो यहाँ पे कई अर्बन एरियाज़ होते हैं, यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स बन सकती है। लैंड एरियाज जो होती है वो रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड होती है, एंड दोज डू नॉट फॉल अंडर CRZ शॉल कंस्टिट्यूट CRZ3। जो CRZ2 के बाद आएंगे वो CRZ3 होंगे। CRZ3 में A, B ऐसी आपको कुछ कैटेगरीज देखने मिलती है। CRZ-A जो है वो डेंसली पॉपुलेटेड CRZ3 एरिया होता है। यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, 2161 पर स्क्वायर किलोमीटर होती है, यानी इतने लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे होते हैं, 2161 लोग, ऐसा सेंसस कहता है 2011 का। तो ये CRZ3B भी है। इसके अलावा जितनी भी बाकी CRZ3 की एक्टिविटीज़ है पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो ऑफ लेस दैन 2161 per square kilometer as per 2021 census base shall designate CRZ3B। तो हम कहेंगे जो जिस एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी 2161 पर स्क्वायर किलोमीटर से कम है उसको हम CRZ3B कहेंगे, ये भी यहाँ कहा गया था। तो एक्सटेंड टू नो डेवलपमेंट जोन डिफर्स इन बोथ एरियाज़, है ना। तो वही है कि कितना डेवलपमेंट होना चाहिए, क्या अलाउ है क्या नहीं, ये दोनों भी एरियाज़ में अलग अलग होगा। CRZ3 जो होता है इस क्लासिफाइड एज वाटर एरिया, फर्दर क्लासिफाइड एज CRZ4A, CRZ4B। यहाँ पे ये पानी वाला एरिया माना जाता है CRZ4, वाटर एरिया होता है, इसको फर्दर क्लासीफाई किया जाता है CRZ4A 4B में। क्लियरेंस प्रोसीजर जो है प्रोजेक्ट की या एक्टिविटीज़ की लोकेटेड इन CRZ1 एंड CRZ4, इसको डील करती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, क्योंकि ये पानी के बहुत करीब रहने वाले कोस्टल रेगुलेटरी जोन है, तो ये इनके अंडर आते हैं। और पावर जो है CRZ2 और CRZ3 को लेके, है ना, ये स्टेट लेवल पे दी गई है, हम कहेंगे, यानी कहीं ना कहीं स्टेट इसके ऊपर काम करता है गाइडेंस के साथ। अब बात है टूरिज़्म इंडस्ट्री को बूस्ट करने की। एज टेम्प्रेरी टूरिज़्म फैसिलिटीज़ जैसे शैक बनाना, टॉयलेट्स बनाना, चेंजिंग रूम्स बनाना, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ बनाना हैव बीन परमिटेड टू नो डेवलपमेंट जोन। जो नो डेवलपमेंट जोन हमने देखा यहाँ पे, तो ये जो नो डेवलपमेंट जोन रहेगा इसके आसपास का, वहाँ पे
ये चीज़ें परमिटेड है बनाना, इसके अलावा बाकी कुछ बनाया नहीं जा सकता है, विथ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर फ्रॉम HTL। तो हमको थोड़ा सा हाई टाइड लाइन जो है, जहाँ से टाइड यानी पानी की लहरें ज़्यादा आती है, उससे 1 किलोमीटर 10 मीटर तो भी दूर बनाना चाहिए। क्रिटिकली वल्नरेबल कोस्टल एरियाज़ भी होते हैं। तो आपको ये बता दूं कि सुंदरबन रीजन की बात करें वेस्ट बंगाल में, अदर इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज़ की बात अगर करें तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर आते हैं, जैसे कि गल्फ ऑफ खंबात हो गए, गल्फ ऑफ कच्छ हो गए गुजरात में, मालवन हो गए, उसके अलावा आचर रत्नागिरी इन महाराष्ट्र हो गए, या फिर कारवार या कुंदापुर इन कर्नाटक हो गए, वेमनाथ इन केरला हो गए, गल्फ ऑफ मुन्नार आया तमिलनाडु में, भितरकनिका ओडिशा में, कोरिंगा ईस्ट गोदावरी कृष्ण या आंध्र प्रदेश में, इसको क्रिटिकल वल्नरेबल कोस्टल जोन कहा जाता है। यहाँ पे ज़्यादा जो है वो नहीं करना एक्टिविटीज़, हमको इसको मैनेज करना है। कोस्टल कम्युनिटीज़ इसको मैनेज करती है, पूरी जो लोग कोस्ट पे रहते हैं वो कम्युनिटीज़ इसको मैनेज करती है। जैसे फिशर फोक जो है वो जो डिपेंड होते हैं कोस्टल रिसोर्सेज पे, उनके लाइवलीहुड को लेके, उनके ज़िंदगियों को लेके, वो मछुआरे जो मछलियाँ पकड़ते हैं, तो ये सब यहाँ पे काम कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए। तो यही सब है CRZ1, CRZ2, CRZ3 और CRZ4 को लेके, कोस्टल रेगुलेशन जोन को लेके। तो ये जो करंट अफेयर था इसका सोर्स था द हिंदू। अगला न्यूज़ अगर हमें देखने मिलती है वो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लेके, और इसका जो सिलेबस है वो जाता है करंट इवेंट्स में। अब ये इंटरनेशनल लेवल पे बना हुआ एक सोलर अलायंस है, यानी जो देश सोलर एनर्जी को प्रमोट करना चाहते हैं उन्होंने अपना एक अलायंस बनाया इंटरनेशनल लेवल पे, अलग अलग देश इसमें हैं। स्पेन जो होता है इसका 99th मेंबर बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। बैकग्राउंड है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो होता है एक कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है, जिसमें बहुत सारे लोग कोलैबोरेशन के साथ काम कर रहे हैं ताकि सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ को बढ़ा सके, जिससे हम इजीली इस एनर्जी को एक्सेस कर सके। एनर्जी सिक्योरिटी मिल जाती है, यानी हमारे पास काफ़ी सारी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिसिटी भी हम इससे जनरेट करते हैं, तो काफ़ी एनर्जीज होती है। तो ये काफ़ी अच्छा होगा। और ड्राइविंग एनर्जी ट्रांजिशन है ना, हमें अभी बाकी एनर्जीज से सोलर एनर्जी पे जल्दी आना है, तो कहीं ना कहीं अलायंस बना के हमको काम तो करने पड़ेंगे। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है क्या? सबसे पहले ये बता दूं कि ISA जो होता है वॉज कंज्यूम्ड एज जॉइंट एफर्ट, जो इंडिया और फ्रांस ने लिया था। इंडिया और फ्रांस ने मिलके ये सोचा था कि हम अपने एफर्ट्स डालेंगे। क्लाइमेट चेंज काफ़ी आ रहे हैं, हम जो एनर्जी जनरेट कर रहे हैं जो सिस्टम से, उनसे, इसीलिए हम सोलर एनर्जी एक सॉल्यूशन है। सोलर एनर्जी से करेंगे तो हम काफ़ी सेफ रहेंगे, तो हम सोलर एनर्जीज को प्रमोट करेंगे। साइड लाइन अगर हम देखेंगे तो 21st कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हुआ। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ यानी एक मीटिंग होती है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की, UNFCCC की। ये पेरिस में हुई थी 2015 में। वहाँ ये सब सोचा गया कि सोलर एनर्जी को प्रमोट करेंगे। विजन ये था कि हम सब मिल के सन को और ब्राइटर बनाएंगे, यानी हम सन के एनर्जीज का अच्छा इस्तेमाल करेंगे। मिशन यही है कि एवरी मैटर, नो मैटर हाउ फार अवे, कितना दूर, हमें हर घर तक कहीं ना कहीं लाइट पहुँचाने हैं। दूसरा, इसका हेडक्वार्टर जो है वो इंडिया में है, और इसका इंटरिम सेक्रेटरीट जो है ये कहीं ना कहीं गुरुग्राम में आपको देखने मिलता है। अमेंडमेंट इसके फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में किए गए थे 2020 में। जितने भी स्टेट्स है यूनाइटेड नेशन के वो अब एलिजिबल है कि वो ISA को ज्वाइन कर सकते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन कर सकते हैं। ISA जो होता है इसको गाइड किया जाता है टूवर्ड्स 1000, ये स्ट्रेटेजी है उसकी, यानी $1000 बिलियन इन्वेस्ट हमें करना है सोलर एनर्जी पे 2030 तक, और सोलर एनर्जी हमें 1000 मिलियन लोगों तक पहुंचाना है, यही इसका है। और हमें 1000 गीगावाट के सोलर एनर्जी कैपेसिटी बनानी है। इससे कहीं ना कहीं हम ग्लोबल सोलर एमिशंस जो होंगे उसके हेल्प से हम 1000 मिलियन टन्स CO2 हर साल बचा सकते हैं, इसका इमिशन, यानी हम पोल्यूशन बहुत सारा बचा सकते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो होता है इसके हेड होते हैं डायरेक्टर जनरल जो होते हैं वो ऑपरेशंस देखते हैं, और फंक्शंस जो भी है ISA सेक्रेटरीट के वो इसे संभालते हैं, और ISA असेंबली भी ये देखते हैं, यानी इसकी मीटिंग्स भी काफ़ी संभाली जाती है इन्हीं के द्वारा। इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो ISA के वो है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, OSOWOG। ये OSOWOG जो है ये फोकस करता है फ्रेमवर्क फॉर फैसिलिटेटिंग ग्लोबल कोऑपरेशन। हम पूरे वर्ल्ड को साथ में आके कोऑपरेशन के साथ एक ग्लोबल इकोसिस्टम बनाना है। रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो यूज़ करना है, जिसको सोलर एनर्जी कहा जाता है, और अच्छा अपने अर्थ को और अच्छा बनाना है, पोल्यूशन फ्री हमारे एनवायरनमेंट को बनाना है। तो ये जो भी करंट अफेयर था इसका सोर्स था न्यूज़ ऑन एयर। अब बारी आज के प्रैक्टिस MCQs को सॉल्व करने की। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज: फिनलैंड, लिथियानिया, डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड।
How many of the above countries have a shoreline in Baltic Sea? Only 2, only 3, all 4 या फिर all 5? जो भी आंसर सही लगता है कमेंट सेक्शन में लिखिए. क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कोस्टल रेगुलेशन जोन. CRZ1A constitutes ecological sensitive areas and geomorphological features which play a role in maintaining the integrity of the coast like coral reefs and mangroves. Second, even ecotourism activities are prohibited in CRZ1A. Clearance and projects or activities located in CRZ1 and CRZ4 are to be dealt with by Ministry of Environment, Forest and Climate Change. How many of the statements given above are correct? Only 1, only 2, all 3 या फिर none. Question number 3, consider the following statements about International Solar Alliance. Its headquarters is located in India. All member states of United Nations are now eligible to join the ISA. Which of these statements given above are correct? 1, only 2, only both 1 and 2, neither 1 nor 2. Question number 4, consider the following statements about Arab League. It was established after first Arab-Israeli war in 1948. Palestine is founding member of League. Its headquarters is located in Cairo, Egypt. How many of the statements given above are correct? Only 1, only 2, all 3 या फिर none. Question number 5, consider the following statements about Competition Commission of India. It derives its power from Monopolistic Restrictive Trade Practice Act (MRTP). It is statutory body under Ministry of Corporate Affairs. It consists of chairperson and not more than 6 members appointed by central government. How many of the statements given above are correct? Only 1, only 2, all 3 या फिर none. Question 5, Project Udbhav को लेके recently heard in news is a visionary initiative by Indian Army that seeks to integrate age-old wisdom with contemporary military pedagogy. An initiative by Competition Commission of India to regulate global digital giants. C is an initiative by Ministry of Finance to control tax evasion and initiative by Education Ministry to establish world class universities. आपको बताना है इसमें से कितने ऑप्शंस करेक्ट है. जो भी आपको आंसर सही लगते हैं उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए. अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहे. अगर आप और अपडेट्स चाहते हैं तो आप फेसबुक पेजेस जो है मेरे उनको भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं. श्रेयस बढ़िया इंटरप्रिटेशन. अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं. मुझे फॉलो कीजिए श्रेयस बड़ी द पीस लवर पर. आपको आपके सवालों के जवाब भी मिलते रहेंगे. उसी के साथ साथ अगर आप मुझे मेल करना चाहें तो shreyasbadi@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं. और अगर आप और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे एकेडमी श्रेयस IAS एकेडमी के जो अकाउंट है इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे वहां भी उसे फॉलो करके मुझे सपोर्ट दिखा सकते हैं. मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे.